नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विथार रंजन पर। आज हम लोग रुक्मणी प्रकाशन की जो किताब है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए, उसका हम लोग सेट नंबर 9 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी सेट नंबर 1 से सेट नंबर 8 तक मैंने वीडियो सारे अपलोड कर दिए हैं, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 9, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन है, ठीक है। तो विश्व में जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो टिहरी बांध दिख रहा है, ये टिहरी बांध जो है आपका उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर है, ठीक है। और नागार्जुन बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर है और भाखड़ा नांगल बांध जो है ये आपका सतलज नदी पे है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भाखड़ा नांगल बांध से एक याद रखिएगा पॉइंट कि यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है ना। और टिहरी बांध से याद रखिएगा कि यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है, दिल्ली है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली जो है रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो शहर है वो मुंबई है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे दिल्ली है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी पाई जाती है इसका दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, ठीक है ना, याद रखिएगा। और काली जो मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है और इसको काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आबनूस, महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है। तो ये आबनूस और महोगनी और शीशम के जो पेड़ हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का हिस्सा होते हैं, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आपको रोजवुड, महोगनी, आबूनस, आर्किड, सिंकोना, ठीक है, ये सब पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक तरफ जो है आपको स्थानांतरित कृषि का नाम दिया हुआ है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में दीपा बोलते हैं, करेक्ट है। मणिपुर में पामलू बोलते हैं, करेक्ट है। झूम जो बोलते हैं असम में, करेक्ट है। लेकिन बेबर बिहार में नहीं बोलते हैं, ये आपका जो है ये रॉन्ग है, ठीक है ना। बेबर इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एमपी में, मध्य प्रदेश में झूम खेती को यानी कि स्थानांतरित कृषि को बेबर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो बिहार दिया है ऑप्शन में तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है, ठीक है। तो दक्कन के पठार से घिरा इसमें से कौन सा नहीं है, तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है। ये जो आपका मध्य प्रदेश है ये दक्कन के पठार से घिरा हुआ नहीं है, ठीक है ना, ये आपका, ठीक है। और दक्कन का पठार ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों से बना है, यह त्रिभुजाकार पठार है, ठीक है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों, सतपुड़ा, मैकाल तथा राजमहल पहाड़ियों के मध्य लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। और दक्कन का पठार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित कई राज्य इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश जो राज्य है वो दक्कन के पठार से घिरा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए जनगणना से एक और सवाल कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे कम साक्षरता दर दुर्भाग्य से अपने बिहार की ही है, सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। और कितना है बिहार का, तो 61.8%, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, दुर्भाग्य से अपना बिहार है जो सबसे कम साक्षरता दर है बिहार में, ठीक है। चलिए और सबसे उच्च अगर देखा जाए तो भारत में केरल की साक्षरता दर कितना, 93.91%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा उसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो मैकमोहन रेखा है तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच 1914 में निर्धारित हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपको डुरंड रेखा दिख रहा है, ये जो डुरंड रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। रेड क्लिफ जो रेखा है ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है,
ठीक है। और ये जो इंदिरा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है और भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है। जियोसिंक्लाइन जो शब्द है इसका प्रयोग ऐसे लंबे और अपेक्षाकृत संकीर्ण महासागरीय घाटियों के लिए किया जाता है जिसमें अवसादों का जमाव लंबे समय से जारी है और इन अवसादों के ऊपर उठने से वलित हुई पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इल्मेनाइट है, ये आपका जो इल्मेनाइट है वो टाइटेनियम का खनिज है। ठीक है ना। टाइटेनियम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इल्मेनाइट अयस्क से टाइटेनियम हम लोग प्राप्त करते हैं। पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि यकृत अग्नाशयी वाहिनी ग्रहणी में खुलता है और वहन करता है। ठीक है। तो ये जो यकृत है ये अग्नाशयी वाहिनी ग्रहणी में खुलता है और क्या यह वहन करता है? पित्त और अग्नाशयी रस का ये वहन करता है, पित्तरस। ठीक है। और पित्तरस जो है यकृत के ऊतकों में बनते हैं, तो यकृत जो है आपका पित्तरस और अग्नाशयी रस का वहन करता है। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रजनन विभिन्न प्रकार का होता है, किसी जीवधारी द्वारा अपनाया जाने वाला जनन का प्रकार निर्भर करता है। ठीक है। तो प्रजनन जो है विभिन्न प्रकार का होता है, बिल्कुल ठीक है। और किसी भी जीवधारी द्वारा अपनाया जाने वाला जो जनन का प्रकार है वो निर्भर करता है जीवधारी के आवास, ठीक है, उसकी जो कारिकी और उसकी जो अनुमानसिक संरचना है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना। देखिए, प्रजनन जो है अलैंगिक प्रजनन आपने सुना होगा और लैंगिक प्रजनन भी आपने सुना होगा। ठीक है। विभिन्न जैविक विविधता में पाए जाने वाले जीव अलग अलग प्रकार का प्रजनन करते हैं। यह उसके आवास, कारिकीय गुणों, आनुवांशिक संगठन एवं अन्य कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि एसआई पद्धति में सार्वत्रिक गैस नियतांक यानी कि आर का मात्रक क्या है? ठीक है। तो एसआई पद्धति में जो सार्वत्रिक गैस नियतांक है इसका जो एसआई मात्रक है वो है, ये देखिए, जूल केल्विन मोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में परवलयाकार मार्ग में चलता हुआ एक विस्फोटक गोला जब विस्फोटित होता है तो इसके टुकड़ों का द्रव्यमान केंद्र चलता रहेगा। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में परवलयाकार मार्ग में चलता हुआ एक विस्फोटक गोला जब विस्फोटित होता है तो इसके टुकड़ों का द्रव्यमान केंद्र ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और बाद में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर चलता रहेगा। ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। इसका मूल पथ हमेशा परवलयाकार ही होगा। ठीक है। विस्फोट से पहले, दौरान और बाद में गोले का द्रव्यमान केंद्र बाहरी बलों के प्रभाव में उसी परवलयाकार पथ पर गति करता रहेगा। विस्फोट केवल आंतरिक बलों को जन्म देता है जो द्रव्यमान केंद्र की गति को प्रभावित नहीं करते हैं। द्रव्यमान केंद्र की गति निरंतर और अपरिवर्तित रहती है। ठीक है ना। विस्फोट के दौरान गोले के भीतर आंतरिक बल उत्पन्न होते हैं जो गोले के टुकड़ों को विभिन्न दिशाओं में ढकेलते हैं। आंतरिक बलों के कारण गोले के कुल संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो विस्फोट के दौरान उत्पन्न होने वाले आंतरिक बल द्रव्यमान केंद्र की गति को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है। तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है। तो उनको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड। ठीक है। लेंथेनॉइड्स 57 से 71 परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं और भारी मृदा धातु हैं। ठीक है। और लेंथेनॉइड्स का जो प्रथम तत्व है वो सीरियम है, इसका जो परमाणु संख्या है वो 58 है और इसका जो लेंथेनॉइड्स का अंतिम तत्व है वो ल्यूटेटियम है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। पहला है कि आवर्त सारणी में हीलियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी उच्चतम है, बिल्कुल ठीक है। पहला जो है हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है। फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्रम कम ऋणात्मक है। देखिए, ये जो है आपका दूसरा ही जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। ठीक है। फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक है, कम ऋणात्मक नहीं है, अधिक ऋणात्मक है। तो ये आपका असत्य हो गया। ठीक है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। कमरे के ताप पर मरकरी और ब्रोमीन द्रव होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी आवर्त में क्षार धातु की परमाणु त्रिज्या अधिकतम होती है, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बगान फसल नहीं है?
ठीक है। तो बगान फसल इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें जो मोटे अनाज हैं ये आपके बगान फसल नहीं है, ठीक है ना। आपका जो जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सब मोटे अनाज हैं और इनमें पौष्टिकता की भरमार होती है और इनको हम लोग बगान फसल नहीं कहते हैं। और बगान फसल में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे काजू है, चाय है, कॉफ़ी है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार के डैश जिले में नागी बांध है, ठीक है। तो बिहार में जो नागी बांध है वो कहाँ है? जमुई में है, ठीक है ना। जमुई जिले में नागी नकटी आपका जलाशय है जो प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो नागी बांध जो है जमुई में है, ठीक है। और इससे एक और चीज़ आपको याद रखना है कि नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को भारत का क्रमशः 81वें और 82वें रामसर साइट घोषित किया गया है, ठीक है। 81 नंबर का रामसर साइट है आपका नागी पक्षी अभयारण्य और 82 यानी कि 82वां जो रामसर साइट है वो नकटी पक्षी अभयारण्य, ठीक है ना। चलिए याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया था 2021 में, वो यहीं पे किया गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से सोन भी निकलता है और नर्मदा भी निकलती है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों, याद रखिएगा। अमरकंटक पहाड़ी से सोन और नर्मदा दोनों नदियाँ निकलती हैं और अमरकंटक के उत्तर की ओर से सोन नदी और पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर कहा जाता है किसको? ब्रिटिश कोलंबिया को, ठीक है। पर्वतों का सागर, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो फिलहाल क्या है? कानूनी अधिकार है, ठीक है। पहले यह मूल अधिकार में वर्णित था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भाग 12 के अनुच्छेद 300A में इसको शामिल कर दिया गया है, ठीक है। और यह जो है अब कानूनी अधिकार है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? ठीक है, तो केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को विस्तृत करने का जो काम है वो किसका है, या अधिकार किसका है? संसद का है, ठीक है। और आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है, ठीक है ना। राज्य सूची जो है उसके विषय पर आपको राज्यों की विधानसभाएं जो हैं वो कानून बना सकती हैं, और समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन समवर्ती सूची में कानून बनाने के दौरान अगर कोई मतभेद होता है संसद और राज्य की किसी विधानसभा में, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्राथमिक हो जाएगा, यानी कि उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? ठीक है, तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ना, अविश्वास प्रस्ताव ये सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जाता है, ठीक है ना। और सबसे पहले 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, ठीक है। और सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव सामना करने वाली जो रही हैं प्रधानमंत्री, वो इंदिरा गांधी रही हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? ठीक है, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो कहाँ लागू नहीं होता है? सैन्य मामलों में, अपील के मामले में लागू नहीं होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार और विशेष अनुमति से अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है ना। तो ये आपका जो सैन्य मामले हैं, इस सैन्य मामलों में अपील भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है कि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, ये ठीक है। राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है, ये भी ठीक है।
दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं होता है, तो यही हमारा सी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार याचिकाकर्ता को नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति मृत्यु दंड सहित किसी भी प्रकार के न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को कम कर सकते हैं या क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है ना, और राष्ट्रपति के समक्ष याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष रूप से याचना नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि एक परिघटना जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में परिवर्तन हो जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो अंडाशय बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन। ठीक है ना, तो ये ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अनिषेक फलन बिना निषेचन के बीज रहित फलों के निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए वास डिफरेंस शुक्राशय से नलिका ग्रहण करती है तथा मूत्र मार्ग में इस रूप में खुलती है। ठीक है, तो वास डिफरेंस जो है शुक्राशय से नलिका ग्रहण करती है और मूत्र मार्ग में स्खलन नलिका के रूप में खुलती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये स्खलन नलिकाएं जो मूत्र मार्ग में खुलती हैं लगभग आधी दूरी तक प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रवेश करके शुक्राशय से स्रावित तरल को एम्पुला में संचित शुक्राणुओं में मिला देती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि किसी आदर्श गैस को जो कि एक अचालक संग्राहक में रखा है को मुक्त रूप से निर्वात में फैलने दिया जाता है, निम्न में से क्या संभव है। ठीक है, तो ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो अगर मुक्त रूप से उसको फैलने दिया जाता है तो न तो इसकी आंतरिक ऊर्जा ना ही ताप में कमी अथवा वृद्धि संभव होती है। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें डी। ठीक है, डी आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो आपातकाल के समय में भी जो है आपका जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है निलंबित नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आपातकाल का वर्णन कहाँ है हमारे संविधान में, भाग 18 में आप देखिएगा 352 से, ठीक है, और 360 के बीच में आपातकाल के बारे में है। तो आप याद भी रखिएगा कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है, और एक और याद रखिएगा 356 जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो 356 के आर्टिकल में उसका प्रावधान है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है, ये रॉन्ग है। वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। वे पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग है। उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और 1 से अधिक बार निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। ठीक है, तो नील विद्रोह जो था, ये नील विद्रोह आपका जो था वो किसके बारे में था, तो 1859-60 में ये हुआ था। इसका जो काल है वो 1859-60, और इसका जो प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा अधिक लाभ की इच्छा से बलपूर्वक किसानों को नील की कृषि के लिए बाध्य किया जा रहा था। ठीक है ना, तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है ना, ठीक है, और नील विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो दिगंबर विश्वास ने और विष्णु विश्वास ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 में जो दक्कन के दंगे हुए उसका जो तत्कालिक कारण था अकाल की छाया, ये आंसर हमारा हो जाएगा। दक्कन क्षेत्र में 1875-79 के बीच में भारी अकाल आया था। ठीक है, और दक्कन विद्रोह के कारणों में ऊंची ब्याज दर, किसानों का शोषण, अधिक भू राजस्व की दर और अकाल आना, ये सब उसमें शामिल था। ठीक है, चलिए गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का जो लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ठीक है ना, भारत में ये एक कोशिश थी गांधी जी की कि अगर हम लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं तो हम लोग अपनी ज़रूरतों के लिए छोटे छोटे लेवल पे अपने ज़रूरत के सामानों को बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे गांधी जी का लक्ष्य था कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को निबायत ए खुदाई कहा। तो निबायत ए खुदाई कहने वाला जो सुल्तान था वो था बलबन। ठीक है ना, बलबन जो था
वो अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि और प्रतिछाया घोषित उसने किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और बलबन से एक और याद रखिएगा कि बलबन ने रक्त और लौह नीति का प्रतिपादन किया था, ठीक है। चलिए, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे, ठीक है ना, याद रखिएगा, कवि कालिदास, ठीक है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो समय था वो 375 से 415 ईसा पूर्व, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था, ठीक है। तो लाहौर जो था ना, वो मुगल काल में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, केंद्र था हस्तशिल्प उत्पादन के लिए, ठीक है। और मुगल काल में प्रशासनिक रूप में भी प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी लाहौर बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। और अकबर के शासनकाल में 1580 के दशक में लाहौर मुगल साम्राज्य का मुख्यालय भी था, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? तो ये जो विद्वान चरक थे ये संबंधित थे किससे? ये कनिष्क के साम्राज्य से संबंधित थे, ठीक है ना। और चरक ने चरक संहिता की रचना की थी, याद रखिएगा। और कनिष्क जो है वो उसका शासनकाल था 78 एडी से 102 एडी माना जाता है। और कनिष्क के दरबार में नागार्जुन भी रहते थे, वही नागार्जुन जिन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, जो 1899 से 1905 तक उसका कार्यकाल था। और उसी के कार्यकाल के दौरान बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ, ठीक है। और बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। लेकिन फिर बहुत विरोध हुआ तो बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ 11 दिसंबर 1911 को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ये भी आपको दिमाग में रखना है अपने, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक एवं सबसे कम जीन्स वाले मानव गुणसूत्र हैं क्रमशः। तो सबसे अधिक और सबसे कम जो गुणसूत्र वाले हैं वो कौन है बताइए? गुणसूत्र 1 एवं वाई, ठीक है ना। मनुष्य में गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन्स लगभग 2968 तथा वायु में सबसे कम जीन्स 231 होते हैं, ठीक है। चलिए, वे जीव जो पौधों और पशुओं में रोग पैदा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम लोग कहते हैं रोगजनक। तो बहुत आसान सा सवाल है, जो रोग पैदा करते हैं उनको हम लोग रोगजनक कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति देखी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है इलेक्ट्रॉन के विवर्तन द्वारा देखी जाती है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न क्या है? लेंज का नियम निम्न में से किसके संरक्षण के लिए आवश्यक है? तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए, वातावरण के ऊपरी भाग में ओजोन की परत का क्षय होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है? ठीक है, तो ऊपरी परत में ओजोन की परत का जो क्षय होने का जो जिम्मेवार है वो फ्रियोन है, फ्रियोन, ठीक है ना। फ्रियोन एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। यह अज्वलनशील, रंगहीन तथा 550 डिग्री सेल्सियस ताप तक स्थायी है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं? तो रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, अतः किसी पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करते, अतः ये वायुमंडल में तैरते रहते हैं, जिस वजह से ये स्ट्रेटोस्फीयर में घुस जाते हैं, ठीक है। और ये अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके मुक्त क्लोरीन उत्पन्न करते हैं, जो ओजोन अपघटन में सहायक है तथा इस प्रकार ये ओजोन परत का क्षय करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था वो आपके मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करके, ठीक है ना, याद रखिएगा मंगलोर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 के दौरान, ठीक है ना। मंगलोर की संधि मार्च 1784 में हुई और तब जाके ये जो आपका युद्ध है इस पर विराम हुआ, ठीक है। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? तो लहना सिंह जो था वो किस कहानी में था बताइए? उसने कहा था, ठीक है ना, जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ठीक है ना, उसने कहा था। ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है? ठीक है, तो ये जो है आपका कहाँ पे शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है असम में, ठीक है। याद रखिएगा योजना का नाम मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, ठीक है। मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो मोहन चरण मांझी जो है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री
बने हैं। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ठीक है, तो 2025 को, याद रखिएगा, 2025 को क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद है वर्ष 2024 के लिए साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? ठीक है, 2024 के लिए पूछ रहा है, तो अंग्रेजी भाषा के लिए जो सम्मान मिला है वो किसको मिल रहा है? के वैशाली को। ठीक है ना, के वैशाली। ठीक है, किस देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2025 में अतिथि देश के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया था? ठीक है, तो ये हुआ था सम्मेलन कहाँ पे? कनाडा में। ठीक, विश्व में नाइट्रस का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा देश है? तो नाइट्रस का जो दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है वो कौन सा है? आपका भारत है। ठीक है ना। उसके बाद है कि ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक खेल 2027 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित होने वाला है सेंटियागो, चिली में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीता है सरबजोत सिंह ने। ठीक है, याद रखिएगा, सरबजोत सिंह। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक वायरल संक्रमण में एक सेल द्वारा उत्पादित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को आगे के संक्रमण से बचा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन। ठीक है ना। इंटरफेरॉन साइटोकिनिन से संबंधित है। यह एक प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली की भूमिका को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए स्मैक किस दवा से प्राप्त होता है? तो स्मैक जो है ये आपको प्राप्त होता है किससे? आपका पेवेवर सोमनीफेरम से। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक आवर्धक लेंस का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे कि देखे जाने वाले बिंब को सामान्य निकट बिंदु की अपेक्षा नेत्र के अधिक समीप लाया जा सके। इसके फलस्वरूप, ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होता है? तो बिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बड़ा होता है और इस प्रकार इसे अधिक विस्तार से देखा जा सकता है। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। उसके बाद है ऑटोमोबाइल यानी कि स्वयं चालित रेडिएटरों में प्रशीतक के रूप में निम्न यौगिकों में से कौन सा प्रयोग होता है? तो प्रशीतक के रूप में जो प्रयोग होने वाला है वो कौन सा होता है बताइए ज़रा। ये होता है ग्लाइकोल। ठीक है ना, ग्लाइकोल, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोल जो है वो प्रशीतक का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला हमारा जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो यूनिसेफ इंडिया का जो राजदूत नियुक्त किया गया है वो करीना कपूर को। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये जो रखा गया है वो किसके नाम पे? देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया है। ठीक है ना। पूर्व निदेशक हैं कहाँ के? PRL के, यानी कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के पूर्व निदेशक देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्या है, भारत संविधान में राजभाषा के संदर्भ में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? ठीक है, तो 1992 में जो जोड़ी गई, तो कौन सी नहीं जोड़ी गई पूछ रहा है। तो ये कोंकणी जोड़ी गई, नेपाली और मणिपुरी। ये जो सिंधी है इसको 1992 में नहीं जोड़ा गया था, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, 1967 में। ठीक है, चलिए डैश के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। ये पंचवर्षीय योजना के बारे में बात हो रही है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उस समय जो हमारा फोकस था वो सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इसलिए देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। ठीक है, और ये जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना थी महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नकद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है ना, वैधानिक तरलता अनुपात उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय भारत की जो है लगभग 75% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर थी। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। ठीक, और 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? क्रोएशिया देश की मुद्रा क्या है?
तो क्रोएशिया देश की जो मुद्रा है वो यूरो है। ठीक है, क्रोएशिया की जो मुद्रा है वो यूरो है, याद रखना है। ठीक है, और पहले क्रोएशिया देश की जो मुद्रा थी वो कूना थी। ठीक है ना, लेकिन 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा को इसने अपना लिया है। अगला प्रश्न है कि संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मूनवॉक संस्मरण लिखा है। ठीक है, तो मूनवॉक संस्मरण लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो माइकल जैक्सन। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शुरू किया गया था। ठीक है ना, वर्ष 2001 से इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक, और इसका जो उद्देश्य था 6 से 14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्या है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी। तो श्रीलंका की जो प्राचीन राजधानी थी वो कौन थी, वो थी आपका कैंडी। ठीक है ना, श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कैंडी थी। ठीक है, और कैंडी शहर जो है वो दंत मंदिर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसे लंका द्वीप के पवित्र शहर के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है। ठीक है, इससे पहले राजधानी जो थी वो कोलंबो थी। ठीक है, चलिए उसके बाद ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। तो प्रोटोप्लास्ट जो है क्या है आपका, बिना कोशिका भित्ति के एक पादप कोशिका है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट आसान सा सवाल है। मवेशी के गोबर से मीथेन उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशेष क्या होता है। तो मवेशी के गोबर से जो उत्पादन हो जाता है मीथेन का, उसके बाद जो आपका जो बचा हुआ अवशेष है वो खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अस्थाई भारी नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है, इसका कारण क्या है। ठीक है ना, तो अस्थाई भारी नाभिकों में न्यूट्रॉनों की जो संख्या है प्रोटॉनों से अधिक होती है, इसका कारण ये है कि प्रोटॉनों के मध्य स्थिर विद्युत बल प्रतिकर्षणात्मक होता है। तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, निम्न में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है। ठीक है, तो गैर अपचायक जो इसमें शुगर है वो कौन सी है, वो है आपका सुक्रोज। ठीक है ना, शुक्रिया दोस्तों। अंतिम प्रश्न, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।